चलिए, तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आया है कंसेप्ट? तो सबसे पहले आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बोलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होता है? सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। हाँ, नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं करता है। तो अब सुनिए ध्यान से। पहले, इसके पहले जो भी टॉपिक लिया गया था, वो जैसे ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, मल्टोज था, लैक्टोज था, जो भी है, जो टूटने वाला नहीं था, जुड़ने वाला नहीं था। अब हमको ऐसे टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ना है जो टूटेगा या जुड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं NaCl सॉल्यूट ले लूँ, तो अगर ये जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि चलो इसके वो एक मॉलिक्यूल डाले हुए हैं, ये नंबर वाइज 1 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में जा रहा है, एक Na बन रहा है और एक Cl बन रहा है, तो 2 आयन बन गया। जैसे ही नंबर बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। दूसरा, हम लोग सोच रहे हैं कि MgCl2 के एक मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, और जैसे ही सॉल्यूशन में जा रहा है तो ये टूट रहा है, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे कितने आयन दे रहा है? 3। यहाँ पे 3 आयन बन गया। तब तो नंबर ऑफ, अगर मॉलिक्यूल्स चेंज हो गया या आयन चेंज हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी ना। वैसे ही अगर AlCl3 है, जैसे डालेंगे तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो यहाँ पे 4 आयन बन रहा है। तो ये मॉलिक्यूल अगर टूट गया तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स चेंज हो जा रहे हैं। ये पहला केस। दूसरा केस इसमें कैसा? जैसे CH3COOH है, इसके 2 मोल अगर ले लेते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बेंजीन सॉल्वेंट ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, बेंजीन सॉल्वेंट, तो ये क्या होता है, ये CH3COOH डाइमर बन जाता है। ये कैसे? CH3COOH का होल ट्वाइस बन के रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वैसे ही अगर बेंजोइक एसिड ले लेंगे, C6H5COOH, अगर 2 मोल लेंगे, सेम ऊपर वाला सॉल्वेंट लेंगे, तो इसका भी डाइमर बन जाता है। तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं इधर 2 मॉलिक्यूल, ये बन रहा है इधर 1 मॉलिक्यूल, तो नंबर तो चेंज हो जा रहा है ना। तो जैसे ही नंबर चेंज हो जाएगा, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो इस केस में ये मास जो है ना, एबनॉर्मल तरीके का दिख रहा है, क्योंकि हम लोग मास यहाँ पे ये समझ रहे हैं 58.5 होगा, जबकि उसका मास इसके अंदर तो चेंज हो गया है। क्योंकि मास चेंज होने पे क्या हो रहा है, एटम्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एटम जो है, मोल है, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मास चेंज करें या नंबर चेंज करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इस केस में इस टॉपिक को इन्होंने कह दिया है कि ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि हम जो लोग मास कंसीडर कर रहे हैं वैसे मास दिख नहीं रहा है, चेंज हो रहा है, यानी नंबर चेंज हो जा रहा है। इसलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रही है। समझ गए? यस सर। और इसके पहले वाले जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है यहाँ तक, तो उसमें कैसा होता है, जैसे ये लोग, हम लोग पढ़ाते हैं ग्लूकोज ले लो सोल्यूट, या आप सुक्रोज ले लो, या फ्रुक्टोज ले लो, या यूरिया ले लो। तो ये सब ऐसे सॉल्यूट है जो ना टूटता है ना जुड़ता है, तो इसलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो जितना मास ले मतलब फिक्स वैल्यू है, जबकि इस केस में कैसा हो रहा है, एबनॉर्मल के केस में आइदर वो टूट रहा है नहीं तो जुड़ रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल टूटेगा या जुड़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, और उस टॉपिक को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अभी ये टेंशन है, तो जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? तब एक साइंटिस्ट का एंट्री होता है जिसका नाम है वेंट हॉफ। उसने एक फैक्टर दिया है जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। समझ गए? यस सर। हाँ, तो मैं पहले लिख देता हूँ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है क्या।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मास और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल if solute particle get dissociated, if solute particle get dissociated or associated, then number of ions or molecules get change, hence colligative property also changes, hence colligative property also changes, which is called as abnormal molecular mass. इसी concept को कहा जाता है which is called as abnormal molecular mass. ये पढ़ लेंगे ना कि और फ्रेश लिखूं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये आवाज आ रही? हम्म तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के केस में चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसको वेंट ऑफ फैक्टर्स के हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी कैलकुलेटेड with the help of Van't Hoff factor, I। अब ये I कैसे निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर? तभी देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर जो I होता है ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व रहेगा, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। या ये ऑब्जर्व है, इसी को ही कहा जाता है प्रैक्टिकल और ये है थ्योरेटिकल। अब देखिए तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको थ्योरेटिकल पता है और आई पता है तो इसको बाई क्रॉस करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकाला जा सकता है। यानी एक मिनट, ये और भी इसका डेटा है, एक आई का और भी फॉर्मूला होता है मोल ऑब्जर्व अपॉन मोल थ्योरेटिकल, या एक और फॉर्मूला है आई का। अब देखिए मोल को कैसे निकालते, यहाँ पे देखिए मास अपॉन मोलर मास, तो ये मोलर मास कैसा हो गया ऑब्जर्व। उसके बाद यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास थ्योरेटिकल, तो मास तो चेंज नहीं होगा, ये मास कट जाएगा तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा, तब एक आई का फॉर्मूला हो जाता है मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। समझ रहे क्या? तो ये फॉर्मूले से भी आई निकाला जाता है
इस फॉर्मूले से भी आई निकाला जाता है और इस फॉर्मूले से भी, यहाँ से भी हम लोग आई निकाल सकते हैं। यही अपना मेन है ये फॉर्मूला। तो अगर मैं वैसे उसको बाई क्रॉस करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, आई इंटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, ये हो जाएगा आई इंटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। अब देखिए यहाँ से और भी डेटा को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। अभी मेरे को पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो कोई बोलेगा RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व बताओ, तो मैं क्या करूँगा आई इंटू RLVP क्या करूँगा थ्योरेटिकल, और मेरे को पता है थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, आई इंटू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकाल लीजिए, या आई इंटू बोलो P0A माइनस PT अपॉन P0A, करेक्ट ना। यस सर। तो ये डेटा पता रहेगा, ये थियोरेटिकल है, आई से गुना कर देंगे तो ये ऑब्जर्व निकल जाएगा। तो ये पहला टाइप हो गया है। और दूसरा है जैसे हम लोग निकालते हैं डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व, तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा आई इंटू डेल्टा TB थ्योरेटिकल। तो बोलो आप, डेल्टा TB थ्योरेटिकल का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू के इंटू स्मॉल एम। तो अगर के बी इंटू स्मॉल एम निकाले रहेंगे, उसमें आई से गुना करेंगे तो डेल्टा TB हमको ऑब्जर्व पता चल जाएगा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व, लिखो क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP ऑब्जर्व। तो ये हो गया आपका आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम। वैसे ही तीसरा, अभी हमको पता है डेल्टा TF ऑब्जर्व निकालना है, तो मैं क्या करूँगा आई इंटू डेल्टा TF थ्योरेटिकल। अब बोलो इसका फॉर्मूला, तो आई इंटू KF इंटू स्मॉल एम। यस सर। और इसका फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेज है पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ऑब्जर्व निकालना है तो हमको पाई आई इंटू पाई थ्योरेटिकल करना पड़ेगा, और आई इंटू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला क्या होता है CRT। तो CRT पता रहेगा, निकाल देंगे, वहाँ से आई हम दूसरे तरीके से निकाले रहेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकल जाएगा। अब टेंशन रहा कि ये आई निकालना कैसे है, तो अभी देखिए, तो हम लोग दो केस बनाते, फॉर एसोसिएशन के लिए अलग, डिसोसिएशन के लिए अलग। फॉर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के लिए, या इसी को बोल, सॉरी यहाँ पे चला गया, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ। तो आई इंटू CRT, इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना। तब देखिए डिसइंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है अल्फा, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। तो अब कोई बोलेगा ये अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बेचारा चला गया कि है, सर चला गया है। चला गया है, यस सर। बहुत अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तब देखिए अगर लिख रहा है 50%, मतलब ये 50% डिसोसिएशन लिखा है, डिसोसिएशन, तो अल्फा क्या हो जाएगा 50/100 यानी 0.5। वैसे अगर लिख रहा है 60% दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू 60%, तो अल्फा आप क्या लिखेंगे 60/100 यानी 0.6। ये देगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्चुअली क्या है, इसमें बच्चों को टेंशन लगता है, इधर लिखा है डिग्री, इधर आता है परसेंटेज, तो ये हमको समझना है परसेंटेज डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक ही है, परसेंटेज डिसोसिएशन।
समझ गए अल्फा? वो दिया रहेगा कि देखो एक कंपाउंड है 50% टूट रहा है तो आपको अल्फा आना चाहिए। और एन यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन। एंड आई जो है आपका वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर। तो अभी टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे, इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे NaCl है तो ए टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो N कितना? एक 1 1 2। अगर MgCl2 है तो ये कैसे टूटेगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो N3। अगर AlCl3 हो तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो इसका N 4। Al2SO4 होल थराइस है तो बोलो इसके कितने N? 5। 5 हो गया। ये यहाँ पे लिख रहा K4FeCN का होल 6, ये बताओ सर 1 होगा। 1 कैसे? ये चारों वाला बाहर आ जाता है। 4K प्लस प्लस 5। FeCN का होल 6 माइनस 4, तो इसका N हो जाएगा 5। समझ गए? यस सर 5। तो यहाँ से N हमको पता चल गया। अगर वो बोला नहीं चलो H2SO4 ही है तो ये कैसे टूटेगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो इसका N 3। तो N यहाँ से पता रहेगा, अल्फा वो दिए रहेगा, वहाँ से I निकाल लेंगे इसको सोल्व करके। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे अगर दिया हुआ है 60% डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन ऑफ AlCl3, यानी AlCl3 जो है 60% टूट रहा है। फाइंड आई, इसके आई निकालो। तो सबसे पहले तो अल्फा दिया हुआ है 60%, यानी ए हो गया 60/100, तो 0.6। माइक ऑफ कर लो। और एन, AlCl3 जो है वो टूटेगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो इसका N हो गया 4। अभी फॉर्मूले पे रख देंगे अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, तो अल्फा हो गया 0.6, I माइनस 1, N हो गया 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 इक्वल टू I माइनस 1/3। मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, तो I माइनस 1 इक्वल टू 1.8, तो I हो गया 1.8 प्लस 1, यानी I हो गया आपका 2.8। जैसे ही I पता चल गया, जो आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेज होगा हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें डाउट है? नो सर। अब हम लोग सीखते हैं फॉर एसोसिएशन। फिर से क्वेश्चन देखेंगे फॉर एसोसिएशन। अभी एसोसिएशन के लिए जो अल्फा का फॉर्मूला है वो है I माइनस 1 1 अपॉन N माइनस 1, ये फॉर्मूला है। जहाँ पे अल्फा जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और N जो है, अभी देखिए N, N कैसे निकालेंगे? अगर वो बोल रहा है डाइमर, इसका मतलब है N2 है। अगर वो कह रहा है कि देखो ये ट्राइमर बन रहा है तो N3 है। अगर वो बोल रहा है टेट्रामर, आप लोग सब 11th पढ़े हुए हैं, तो मर मतलब यूनिट, डाई मतलब दो, दो यूनिट मिलके एक यूनिट बन रहा है। ट्राइमर मतलब नहीं, ट्राई मतलब थ्री, थ्री यूनिट मिलके वन बन रहा है, और ये 4 यूनिट मिलके वन बन रहा है। समझ रहे ना? यस सर। तो डाइमर बोलेगा तो एन की जगह पे दो लेना है, ट्राइमर 3, टेट्रामर 4, ऐसे कुछ भी नहीं बोला। अगर एसिटिक एसिड दिया हुआ है, नोट आपको पता होना चाहिए। फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, और बेंजोइक एसिड C6H5COOH, तो इन दोनों के लिए N का जो वैल्यू होता है वो 2 है। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि ये डाइमर बनता है इन बेंजीन सॉल्वेंट, इन बेंजीन सॉल्वेंट। ये आपको इनडायरेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर बुक के अंदर कंसेप्ट दिया है तो वो लोग डायरेक्ट भी पूछता है।
मतलब जो चीज़ें नहीं पूछनी रहती है कि हाँ चलो ये दिए रहेगा, लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी की बुक में दे दिया है तो डेटा दे देता है वो लोग। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए 50% एसोसिएशन हो रहा है, 50% एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अब देखिए, अरे हाँ, ठीक है, एसिटिक एसिड। जैसे तो अभी हमको पता है कि एसिटिक ऐसा होगा ना, इसमें ACI हो गया है, ACE, एसीटेट, ठीक है। एसिटिक एसिड के लिए हमको पता चल गया N2 है और 50% इसका एसोसिएशन है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 50/100, 0.5। आवाज आ रही? तो अल्फा हो गया I-1/1/n-1, तो अल्फा 0.5 हो गया, I-1, 1/n इसका 2 है, -1, तो चलिए तो 0.5 I-1, इसका एल्सियम लेंगे तो 1 - 2/2 हो जाएगा। तो इसको सर 1/n-1 क्यों नहीं है, वो तो n-1 होता है ना। नहीं, वो डिसोसिएशन के केस में है, एसोसिएशन के केस में ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू I-1, 1 - 2 यानी -1/2। तो चलो इसको 8 ऊपर चला जाएगा, चाहे आप ऐसे बाई क्रॉस कर लीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू -1/2 इक्वल टू हो गया I-1। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जब 4, 2 5 जा 10, यानी माइनस में हो गया I-1। तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 1 जाएगा प्लस, तो यानी -0.25 + 1। समझ रहे क्या आप लोग? यस सर। तो पर ए सर एक बात बताइए, हम्म एसोसिएशन और डिसोसिएशन में वो NaCl वगैरह जो टूट रहा था तो वो डिसोसिएशन का केस था, हाँ और जहाँ डाइमर ट्राइमर बनेगा वो सब एसोसिएशन का केस होगा। हाँ, और डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू I-1/n-1 है, और एसोसिएशन के लिए ए वाला फॉर्मूला है, ऐसा। बस इतना ही डिफरेंस है, समझ गए? यस सर। तो आई हम लोग को निकालना आ गया, आई जैसे हमने निकाल लिया ऊपर वाले फॉर्मूला, हम लोग क्या करें, थियोरेटिकल ए डाटा सारे निकाले रहेंगे जो भी पूछ रहा है, और उसमें आई से गुना कर देंगे तो प्रैक्टिकल डेटा निकल जाएगा, यानी ऑब्जर्व हो जाएगा कि वो कितना टूटा है या कितना जुड़ा है। समझ गए? तो अभी मैं एक आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताता हूँ, रुकिए। एनसीईआरटी पार्ट 1, चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले से ही पेज निकाल के रखना चाहिए। खुल गया। हम्म, हम्म, तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन है इसमें, आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में। ये पीडीएफ है ना, पेज इजीली ओपन हो जाता है, अगर वर्ड में रहता तो एक, हाँ। अब देखिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, 2.41, और इसको इंक्रीज करूँ क्या कि दिख रहा है अच्छे से?
ये दोनों क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो 2.40 2.41, एक सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, इसको ये दोनों क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, और ये आपको भेज भी दूंगा। उस तरह क्या होगा आपको पता चल जाएगा। हम्म देखिए दिख रहा है अच्छे से। जी और जूम करूँ क्या? ठीक है अब देखिए 2.40 क्वेश्चन देखिए इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई डायरेक्ट दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.5 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी एक क्वेश्चन जो है देखिए, ये 2.40, इस क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है, आई दे दिया हुआ है 2.47, और मैं बता रहा है आपको। आपको कैसे पता चलेगा कि आई यूज करना है कब नहीं? तो देखिए जैसे आयनिक कंपाउंड दे दिया CaCl2, आयनिक कंपाउंड K2SO4 आयनिक कंपाउंड। तो जैसे आयनिक कंपाउंड आता है हमको समझ आता है कि ये मॉलिक्यूल टूटेगा ही टूटेगा। वैसे ही NCERT बुक के लेवल के हिसाब से जैसे ही एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड आ गया तो आपको बोलना पड़ेगा, इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा, अच्छा ये क्या होगा, ये जुड़ेगा। और मैं न्यूमेरिकल के लिए कुछ हिंट्स भी लिख के देता हूँ। अब देखिए आई दे दिया इस क्वेश्चन में, और दे रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी CaCl2 का जो अमाउंट है वो नहीं दिया हुआ है, यानी अमाउंट मान लिया मैंने x, और 2.5 लीटर ऑफ वाटर यानी सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ से, सॉरी सॉल्यूशन, या इस केस में थोड़ा है गड़बड़, सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको 2.5 लीटर, और इसका प्रेशर पायोस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0.75 atm हो रहा है, और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 273, कितना हो जाएगा, थ्री, हाँ 300 केल्विन। तो अब हम लोग पाई, अभी हमको पता है कि पाई जो ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, आई इंटू पाई थियरेटिकल, थियरेटिकल। तो पाई ऑब्जर्व, क्योंकि ये ऑब्जर्व डेटा है 0.75 जो है, आई इंटू पाई थियरेटिकल, तो ये होता है C/R/T। अभी देखिए आई दिया है 2.47, सी हमको नहीं पता है, तो ये सी यहाँ पे क्या है, क्या है, मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन मोलरिटी एक ही हुआ। अरे हाँ ना, यहाँ पे इस केस में जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहाँ पे कंसंट्रेशन मोलारिटी लिया जाता है। पहला जो कोलिगेटिव है वहाँ पे एक्स है, मोल फ्रैक्शन है। दूसरा और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पे मोलालिटी है। और चौथा वाला केस में पाइजिकल टू CRT में सी यहाँ पे मोलारिटी होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया है डायरेक्ट, तो ऊपर 1000 नहीं, इंटू R इंटू टी। तभी देखिए 0.75 जो है वो ATM में दिया हुआ है, सॉरी ये 75 ATM है, आई है 2.47, मास ऑफ सोलिड वहीं तो निकालना है x, मोलर मास आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो CaCl2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2, तो 40 प्लस 71, तो ये हो जाएगा 111 ग्राम।
तो यहाँ पे 111 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट दिया है 2.5 लीटर। कोई बोलेगा यार कि यहाँ पे डायरेक्ट H2O दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में देखिए बोला 2.5 लीटर ऑफ वाटर, तो लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है, डेंसिटी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे, हमको पता है कि क्या क्या निकालना है, तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मान सकते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर ये 4-5 जगह ऐसा गड़बड़ है कि डायरेक्ट वाटर दे दिए रहता है, हमको उसका सोल्यूशन समझना पड़ता है। तो 2.5 लीटर हो गया। आर, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल। और ये जो है x बाई 111, ये क्या देगा, मोल। तो ये मोल जो होगा, यहाँ से मोल कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे क्या। और 2.5 लीटर दिया है तो लीटर से लीटर कैंसिल, इस एटीएम से एटीएम कैंसिल। अब आपको x निकाल लेना है, तो x क्या हो जाएगा, 0.75 है मल्टीप्लाई बाई 111 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। तो यहाँ से हो गया आपका x, यानी मास ऑफ सोल्यूट निकल गया। डाउट है। हाँ, अभी देखिए एक और क्वेश्चन ये भी बना लेते हैं, दिया हुआ है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। देखिए फिर से दे दिया वही। एक्चुअली क्या होता है, सोल्यूट देखो ना बहुत ही कम है, 25 मिलीग्राम है, तो वाटर में डालेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा उसके डेंसिटी पे, नहीं पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा कि यार 2 लीटर पानी है, उसमें 50 ग्राम शुगर डाल दो, अरे उसके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए ऐसा टर्म यूज करते हैं लोग। तो फिर से अभी हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, 25 मिलीग्राम K2SO4 दिया है, डेटा बोलिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 2.41। 2.41 हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें K2SO4 दिया हुआ है, कितना, 25 मिलीग्राम, यानी 25 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये हो गया। यहीं पे इसका मोलर मास आप लोग निकाल लो। तो पोटेशियम का होता है 39 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, और 78 प्लस 32 प्लस 64, बोलो कितना हो जाएगा, 6 8 6 14 1 7 3 10 10 7 17, ऐसा हो जाएगा 174। क्या ठीक है, ये गए क्या आप लोग। नहीं सर, हेलो। हम्म तो K2SO4 पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, यानी जो H2O है वो कितना दिया हुआ है इस केस में, 2 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 2 लीटर है। और टेम्परेचर, सॉरी, जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी 25 प्लस 273 298 केल्विन। ये 15 नहीं ऐड किया जाता है, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत कैलकुलेशन में डिफिकल्ट होता है। टेम्परेचर पता है आपको, वॉल्यूम पता है, मास पता है, और हमको अभी पाई ऑब्जर्व निकालना है। पाई ऑब्जर्व तो क्या होता है, आई इंटू पाई थ्योरेटिकल। अभी टेंशन है आई, और आई पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। टी दिया है, आर हमको याद है, सी के लिए डेटा दिया हुआ है, आई निकालना है। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में एक हिंट्स दे के रखा है, इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, तो अल्फा कितना, 100%, करेक्ट। तो अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, इसका मतलब हो गया अल्फा जो है 100% है, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, 100/100 यानी 1। और यहाँ पे
K2SO4 है, तो K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो N कितना, N बोलो 3। तो N जब हमको पता चल गया तो अल्फा का फॉर्मूला I-1/n-1, तो अल्फा 1 है, I हमको निकालना है, N3-1, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू I-1 3-1 2, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू I-1 यानी 2 प्लस 1 इक्वल टू आई, यानी 3 इक्वल टू आई। तो ये आप थोड़ा आपको ट्रिक भी याद हो जाएगा कि अगर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड दिया हो तो जितना n होता है ना वही i के बराबर हो जाता है। समझ रहे क्या, अगर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड दिया है तो जितना i होता है उतना ही n भी होता है। दिख रहा है ना। जी हाँ अब चलिए, अब ये फॉर्मूले पे रखिए। तो i हमको 3 पता चल गया, c मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और R इंटू टी। तो 3 है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 25 इंटू 10⁻³ ग्राम, मोलर मास आ गया कितना 174, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, R का वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर आया आपका 298। इसको अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमको पाई ऑब्जर्व निकल जाएगा। इसमें डाउट है। तो इस तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी आई का यूज करके हम लोग मास निकालते हैं।